चैप्टर है आर्ट एनवायरनमेंट, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 10% लो। नाम से क्लियर है कि 10% है, लेकिन होता क्या है 10%, चलता कैसे है, क्या करना है ये तो समझाओ। देखो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है लाइक ग्रास है यहाँ पे, ठीक है, उसको जब सेकेंड ऑर्गेनिज्म खाएगा इन अ फूड चेन तो उसके पास ओनली 10% ही एनर्जी कंज्यूम कर पाएगा वो। अगर इसके पास 100 जूल की एनर्जी थी तो 100 जूल का 10% ही जाएगा नेक्स्ट इंसान के पास, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के पास, दैट इज 10 जूल। अब माइक ने 10 जूल की एनर्जी ली ग्रास खा के, अब स्नेक किसको खाएगा, चूहे को, ठीक है ना, माइक मतलब चूहा होता है। अब जब वो खाएगा तो उसको भी इस माइक की खाली 10% ही एनर्जी मिलेगी, विच इज 10% ऑफ 10, विच इज 10 अपॉन 100, विच इज ओनली 1 जूल। अब अगर स्नेक को पिकॉक खा ले, स्नेक को पिकॉक खा ले, मतलब बेटा यही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं ना, ठीक है ना, पिकॉक द्वारा स्नेक खाया जा रहा है। तो जब ये स्नेक खाया जा रहा है पिकॉक द्वारा, वो भी 10% ही एनर्जी कंज्यूम कर पाएगी। अगर यहाँ पे इसके पास 1 जूल की एनर्जी और उसका 10% लेना है तो क्या बनेगा, 0.1 जूल, तो पिकॉक को 0.1 जूल मिलेगा। अब 10% लो, आपको समझ तो आ गया, उसकी डेफिनेशन समझते हैं, वो भी अच्छी है। कह रहा था वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट व्हिच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक प्लेस, ठीक है, बहुत सारे स्टेप होते हैं फूड चेन के अंदर जहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। अब ये कैसे होती है, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब वो जाती है तब डिक्रीज इन एनर्जी होती है। तो कितने डिक्रीज होती है, 90% डिक्रीज इन एनर्जी होती है। अब जो मान ले चूहे ने जब ग्रास को खाया होगा, ठीक है, तो उसको कितनी एनर्जी मिली, 10%। क्यों मिली 10%, क्योंकि ग्रास ने जो 100 जूल की एनर्जी अपने लिए बनाई थी तो उसके अंदर से 90 जूल की अपने लिए कंज्यूम भी तो की होगी, उसके अपने भी तो प्रोसेसेस चल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रही है, ट्रांसपीरेशन कर रही है, और अपना पिगमेंट्स निकाल रही है, बहुत सारे रिएक्शंस कर रही है। तो ये सब काम करने में क्या उसको एनर्जी नहीं लगेगी, ग्रोथ कर रही है सबसे बड़ी चीज, तो उसको अपनी ये एनर्जी कहाँ कन्वर्ट करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, ठीक है, बचेगी कि इतनी उसके पास एनर्जी 10% बचती है। ऐसे ही माइक एग्जांपल के लिए 10 जूल की एनर्जी लेके आया, 9 जूल की एनर्जी तो अपनी बॉडी के ऊपर ही लगा लेगा, अगला खाना पकड़ने के लिए भी तो उसको एनर्जी चाहिए। ये थोड़ा खाना खाया सो गया, अगला खाना फिर से माउथ में आ जाएगा, फिर सो रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर एक चीज उसने खा ली है तो दूसरी के लिए भी तो उसको एनर्जी करनी पड़ेगी, एनर्जी चाहिए उसको। और जब वो खा भी रहा है तब भी एनर्जी लग रही है, जब वो सांस ले रहा है तब भी एनर्जी लग रही है, जब वो भाग रहा है तब भी एनर्जी लग रही है। तो 90% एनर्जी तो वो खुद ही कंज्यूम कर लेगा, तो बचेगी 10%, वही 10% तो ट्रांसफर हो पाएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब ये 10% लोग क्या कहता है, द ग्रेजुअली डिक्रीज इन एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल तक डिक्रीज होती है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। आई बात समझ, इसे क्या बोलते हैं 10% लोग। और 10% क्यों होती है मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके अंदर इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, 10% लॉ खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला एक प्रोसेस है जो बोलते हैं केमिकल बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, केमिकल बायोजेनेसिस, ठीक है। तो प्रोसेस होता क्या है, ध्यान से सुनना, उसके ऊपर भी बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, डीडीटी के क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या, समझो। मान लो मैंने ग्रास के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स आ रहे थे, ग्रास के ऊपर क्या आ रहे थे, इंसेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स आ रहे थे, और मेरी फूड चेन के अंदर ग्रास को कौन खा सकता है, खाली माइस, अच्छा ठीक है, समझ गए। तो जो माइक है, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर ग्रास पहले ही सारे इंसेक्ट खा जाएंगे तो फिर माइक क्या खाएगा, उसके पास बचेगा ही। अच्छा ठीक है, समझ आ गई। अब मेरे को ये बता, इंसेक्ट जब खा लेगा पूरा ग्रास तो फिर माइस क्या खाएगा, माइस इंसेक्ट को खाएगा। अच्छा बेटा, वो हर्बीवोरस होता है, तुम्हारे गधों के चक्कर में वो अपना सिस्टम चेंज कर ले। तो ग्रास तो इंसेक्ट खा के चले गए ना, तो सर वो इंसेक्ट वो खाली नहीं रहेगा, वो भी एनर्जी यूज करेगा, वो एनर्जी यूज करेगा। बस समझ गया, तुम्हारे पास कितना दिमाग है। तो इंसेक्ट को मारने के लिए मुझे कुछ केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, आई बात समझ। और वो जो केमिकल्स रहेंगे
आप लोगों को उन केमिकल्स का नाम पता है? इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, दे आर सम काइंड ऑफ केमिकल्स। वो केमिकल मैं डालता हूँ ग्रास में, लेकिन वो केमिकल के ट्रेसेस पीकॉक के अंदर भी हैं और ग्रास से ज्यादा हायर क्वांटिटी में है और इफेक्ट भी कर रहे हैं पीकॉक को, ठीक है? हाँ, अब ये कैसे हो रहा है, ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे 10% लो के अंदर 10% ही जाता था, 90% कंज्यूम हो जाता था। यहाँ पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रही है, मतलब कि बढ़ के पहुंचेगा उसके पास। क्या पहुंचेगा? बढ़ के। अब वो कैसे पहुंचेगा वो समझो जरा। मान लो कि इसके पास 1 ग्राम आया इंसेक्टिसाइड, इस ग्रास के पास 1 ग्राम आया, उस 1 ग्राम वाली ग्रास को खा लिया माइस ने तुम्हारे, ठीक है? अब वो जो चूहा रहेगा उसके पास वो पहुंचेगा 1.1 ग्राम। 1.1 ग्राम। हाँ सर, लेकिन वो तो था ही नहीं, यही तो मैग्निफिकेशन है उसकी, समझा? उसकी बॉडी ने इस केमिकल को और मैग्नीफाई कर दिया और खतरनाक बना दिया अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए। अगला जो स्नेक है उसके पास वो पहुंचेगा 1.21 ग्राम, अगले वाले के पास पहुंचेगा 1.32 ग्राम। समझ रहे हो? तो यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये कोई परफेक्टली डिजाइन नहीं है कि कितने परसेंट पहुंचता है, बस ये समझा रहा हूँ कि वो मैग्नीफाई होके पहुंचेगा, वो बढ़ के पहुंचेगा उसके पास। अब एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसका एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द ईस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब कि जो केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड, वीजिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी हमारी इन सब चीज़ों से ट्रांसफर होती जाती हैं, दे ग्रेजुअली इंक्रीज इन द परसेंटेज, उनका परसेंटेज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, देख रहे हो 1, 1.1, 1.21, 1.32, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली जितनी भी लास्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं उन लोगों के पास एनर्जी कम और केमिकल ज़्यादा पहुँचते हैं। ठीक है, एनर्जी कम और केमिकल ज़्यादा, तो ये इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है। ठीक है, आप लोगों को इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, जरा एग्जांपल और भी मजेदार है। हमारे पास ग्रास है, ठीक है, ग्रास है, डियर है, लायन है। अब ध्यान से देखना इसके नीचे ये समझ लें कि ग्राम है एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब देख, इस ग्रास के पास हम लोगों ने खाली 10 डाला था, डियर के पास 200 हो गया। मैग्निफिकेशन देख रहा है कितना हो रहा है? वही देख रहा हूँ, छोटी मोटी मैग्निफिकेशन नहीं, मैंने तो खाली 10% बढ़ाया था, लेकिन यहाँ 10% नहीं बढ़ रहा, यहाँ गुना हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ 5000 ppm हो गया। ये भी एग्जांपल है। हाँ, तो ये जो लायन है हमारे पास, तो लायन के पास एनर्जी कम और केमिकल ज्यादा मिलेंगे, इसलिए जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो ज्यादा अच्छे से नहीं रह पाएंगे अगर हम लोग अपने प्रोडक्शन के अंदर ही कुछ गलतियां कर देंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में जो एक ऐसे फील्ड आया है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फील्ड। ठीक है, उस फील्ड में क्या होता है, उस फील्ड के अंदर हम लोग हार्श केमिकल्स डालते ही नहीं, यहाँ तक कि केमिकल ही नहीं डालते, मैन मेड केमिकल्स नहीं डालते, हम कुछ सम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस डालते हैं या कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस डालते हैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कोई और तरीका निकालेंगे, इंसेक्ट को मारने के लिए अगरबत्ती नहीं लगा देंगे प्लांट के पास, ठीक है, उसके पास कुछ और सी ऑर्गेनिक चीज, जैसे कि क्या करते हैं, हर 10 मीटर की दूरी पे वो लोग एक पेपर लगाते हैं, उसके ऊपर खूब सारा गम लगा के और ऐसा फूड डाल देते हैं जो कि इंसेक्ट को पसंद होता है। इंसेक्ट खाना खाने आता है, उसके ऊपर चिपक जाता है, अच्छा मरेगा भी नहीं, चिपका भी रहेगा, अगले दिन आएंगे पेपर को फोल्ड करेंगे और फेंक देंगे। आई बात समझ? और मान ले कि कोई पक्षी वक्षी आया तो उसका काम और आसान हो गया, उसी पेपर के पास बैठ जाएगा, सारे खा पी के निकल जाएगा। किसको? इंसेक्ट्स को। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, क्या मैंने अपनी फील्ड के अंदर कोई केमिकल इंडल्ज करवाया? नहीं। लेकिन हाँ, इससे मेहनत बहुत है, रोज के रोज मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा, खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत है, तभी ऑर्गेनिक फूड महंगा है बेटा, ऑर्गेनिक का ऊपर बहुत सारी चीजें महंगी हैं। जो चीज तू 30 रुपए किलो की ले रहा है वो 150 रुपए किलो पहुंच गई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद 5 हो गया। क्यों? क्योंकि आप जो चीज 30 रुपीज वाली खरीद रहे हो उसके अंदर जो मैन का जो एफर्ट है वो डेली बेसिस पे है ही नहीं, 2 महीने का हाई टू हाई 1.5 महीने का एफर्ट है खाली, 1.5 मंथ, दैट्स इट। लेकिन जब ऑर्गेनिक की बात आती है तो उसको रोज देखने जाना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, तो लेबर कॉस्ट बढ़ती है जिसकी वजह से उसकी वो चीज़ महंगी हो जाती है। बट अल्टीमेटली आज की डेट में हम लोग ये भी तो नहीं बताओ सच बोल रहे हैं झूठ, क्या बताना हो, हाँ क्या बताओ ना हो,
और कितना ही हम महंगा फूड खा लेंगे, कब तक खा लेंगे, ठीक है? तो फिर क्या करें? मरना तो देख है ही है, लेकिन किस तरीके से मरना, इट ऑल डिपेंड्स ना। तो हम फिर अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं? लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग, लेकिन आज की डेट में टेरेस है ही नहीं सबके पास, है ना? 99% लोगों के पास टेरेस है ही नहीं। चल 90% लोग, 90 का अप्रॉक्सीमेटली 75% लोगों के पास टेरेस नहीं है। नहीं है। कोई फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, तो कोई सेकंड पे रह रहा है, कोई थर्ड पे रह रहा है, कोई जो फोर्थ पे रह रहा है वही मजे ले पाएगा टेरेस पे। तो मतलब 75% लोगों के पास टेरेस ही नहीं है, तो वो टेरेस फार्मिंग कैसे कर सकते हैं? घर के अंदर होती है, घर के अंदर फार्मिंग, लेकिन उसके लिए फिर घर ज़्यादा बड़े होने चाहिए। दिल्ली जैसे शहर के अंदर घर खरीदना, वो भी फार्मिंग के लिए, इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज, ठीक है ना? हाँ, तो 50 गज का एक फ्लोर भी लेता है, वो भी तेरे को 7 से 8 हज़ार रुपये का पड़ेगा रेंट। फिर उसके अंदर सेटअप करवाएगा 1.5 से 2 लाख रुपए का, फिर उसके अंदर बीज डालेगा, उसका ध्यान रखेगा। मतलब एक महीने की सब्जी जो मम्मी 3 से 4 हज़ार रुपये में पूरा खा खू के निपटा देती हैं, मतलब बना के ला के तुम्हें खिला देती हैं, वो ही तुम्हें पड़ेगी कम से कम नहीं तो 25,000 रुपये की। टू मच एक्सपेंसिव। तो इससे सस्ता तो ऑर्गेनिक खरीद के खा लियो तुम, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो अभी तुम्हें थोड़ी सी बात समझ आई। एक एग्जांपल मैंने आपको इंसेक्टिसाइड का दिया था, ऐसे पेस्टिसाइड के एग्जांपल है। खेत में चूहे आ जाते हैं, ठीक है? मैंने गोभी लगाई है, गोभी कुत्ता के चला गया, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, बड़ा परेशान कर रहा है, तो मैंने उसके पीछे उनके ताया छोड़ दिए, ठीक है? ताया जी, स्नेक अंकल, बहुत सारे स्नेक छोड़ दिए। जहरीले नाग वो वाले नहीं है, जहरीले नाग नहीं है, ठीक है? तो ऐसे भी होती हैं, भूखे हैं बस, चूहे को खा जाते नहीं है, नहीं है ना बेटा। वैसी ब्रीड लेके आऊंगा जो सांप जहरीला ना हो, ठीक है ना? बस काटे तो कोई दिक्कत ना हो मुझे, आई बस समझ? हाँ बिल्कुल, नुकसान ना हो। तो अभी क्या करेंगे, हम उन लोगों को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? उनको छोड़ देंगे। और जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो स्नेक जो है माइक को पकड़ पकड़ के निपटा देगा, काम फ्री है, ठीक है? अगला वीडीसाइड। वीड क्या होती है? अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स अगर एक स्पेसिफिक जगह पे उग रहे हैं, तो जो चीज मैंने लगाई है, मान ले बंद गोभी, फूल गोभी, जो भी कॉलीफ्लावर लगाया है या कैबेज लगाई है, तो उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इतना उसका अमाउंट होना चाहिए, तो वो इतनी सी उगेगी, सस्ती बिकेगी, बेकार होगी, स्वाद भी नहीं होगी, ठीक है? न्यूट्रिशन पूरे पहुंच नहीं पाए तो अब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन मेरी बात। तो क्या करते हैं, हम उन वीड्स को निकाल देते हैं। उसको निकालने के 2 तरीके हैं। हम तो एक स्प्रे ले, ऐसे ऐसे मार के पूरी फील्ड पे निकल जाए। वंस अगेन इट्स अ केमिकल, इट्स अ हार्श केमिकल फॉर आवर बॉडी, ठीक है? वो जो स्प्रे कर रहा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा हार्श है। सबसे पहले तो वही मर जाएगा, समझ रहे? वो तो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, हमें तो इनडायरेक्टली होके आने वाला है। मुंह ढक के कितना ढक लेगा? नहीं हो पाता। यहाँ पे पोल्यूशन है, तो मुंह ढक के कितना पोल्यूशन कम कर लेगा अपने लिए? फिर भी बता, फिर भी अगर 300 AQI है ना, तो मास्क लगा के, जो तुम मास्क यूज करते हैं हम लोग, उसको मास्क लगा के भी कोई पोल्यूशन कम नहीं हो पा रहा, समझ रहा है? ज्यादा है ज्यादा 20% 30% का एफर्ट आएगा। वो वाला पहले ना कौन सा होता है? जस्ट इन केस 95 तो भी 210 AQI का फील तेरे को फिर भी होगा, फिर भी नहीं कम होगा, समझा? फिर भी कितना ही कम कर लेगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर खरीद सकते हैं, यू नो लेबर, ठीक है? जैसे गांव विलेज रहता है, तो वहाँ पे ना आंटियां फ्री हो जाती है, सुबह सुबह काम करा, आंटी फ्री हो गई, ठीक है? अब वो कहती है ला 200-300 रुपये दे दो, तुम्हारी फील्ड में जो छोटा मोटा काम है मैं कर दूंगी। कोई हैवी वर्क नहीं है ये, ठीक है ना? तो आंटी क्या करेगी, बस वहाँ जाएगी, उस वीड को निकाल देगी। ईजी वर्क है, कोई मेहनत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जब पूरी की पूरी वीड निकल जाएगी तो बच जाएगा, ठीक है? ऐसी आंटी को हम लोगों ने मंथली पूरे का पूरा अराउंड के लिए दे दिया, ठीक है? तो काम है, आंटी को थोड़ा सा अमाउंट हो जाएगा और हम लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस आंटी को मंथली रख लिया हम लोग। आंटी रोज आती हैं, देखती है कहीं वीड है तो बस निकाल के चली जाती हैं, ठीक है? अब हम लोगों को वीड की चिंता है नहीं है, इंसेक्टिसाइड की चिंता नहीं, सांप तुमने छोड़ ही रखे हैं, उसको तो पैसे भी नहीं देने, ठीक है? उल्टा साथ वाले का भी खा पी के आ जाएगा माइक, समझ रहे हो ना? वो तो पूरे खेत को ही साफ कर देगा, हमारे नहीं, पूरे के पूरे क्षेत्र के ही। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो गांव की आंटी है, दिल्ली वाली आंटी नहीं है, सांप देख के घबरा जाएगी। वो उसको ऐसे करके आगे बोलो, आगे बेटा आगे जा। आंटी को हमने बताया, वो हमने खेत में सांप छोड़े हुए हैं, ठीक है ना? आंटी को पता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चले, डन हो गया ये, ठीक है? अगला आता है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सबसे बड़ी ओजोन लेयर की थी पहले, लॉकडाउन से पहले। मोटे मोटे 2-3 छेद हो रखे थे, ठीक है? जिसके अंदर से 2
2 बचे थे लॉकडाउन से पहले, उसके बाद अब एक ही थोड़ा मोटा बचा है। अब हुआ क्या है, देख ओजोन जो है, ओजोन हमारी अपर लेयर के अंदर एक लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करती है हम लोगों को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, या उसे यूवी रेस बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखो, पीछे पीछे रिपीट मत करो, तो रिपीट मत करो। मान ली अर्थ है, ठीक है, मान ले अर्थ जो है वो बस इतना सा ही है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ये ओजोन लेयर एक्चुअली, ठीक है। मान ले सन से आई लाइट ऐसे, यहां से दूर है ना इसलिए छोटा है, ठीक है, यहां से सन आई और यहां से चली गई, ठीक है। जो हार्मफुल रेडिएशन थे वो इसने भगा दिया। ये ऐसे ही नहीं भगा देता, ये छोटी क्लासेस में समझाते थे भगा दिया, ऐसा नहीं होता। क्या होता है ध्यान से समझो, O3 होता है ओजोन, जब ओजोन के ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ती है ये टूट जाता है O2 और O में, ठीक है। किसमें टूट जाता है, O2 और O में। अगर, अब ध्यान से समझो, अगर पोल्यूशन ज्यादा है अर्थ में, ये कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं विच इज आल्सो नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। कुछ 25 से 30 साल पहले हम लोग एक गैस यूज करते थे अपने एयर कंडीशनर्स के अंदर। सर हमारे पास तो थे ही नहीं 25 साल पहले एयर कंडीशनर, जिनके पास थे, ठीक है। 25 साल पहले एयर कंडीशनर थे, अरे नहीं, जिन पे थे। तो उस एयर कंडीशनर में एक अलग गैस डलती थी। आज की डेट में जो ऊपर लगा हुआ है इसके अंदर R32 डलती है, ठीक है। अंदर वाले रूम में R22 डलती है, ठीक है। लेकिन जो पहले वाले थे उसमें CFC डलती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कि पहले रूम फ्रेशनर्स में भी डलती थी, परफ्यूम्स में भी कहीं हम लोग जो रेफ्रिजरेटर में डलती थी। तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड ने उसको बैन कर दिया है। लेकिन जब डलती थी तब वो क्या करती थी, तो वो उसमें क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन उसके अंदर पाए जाते थे। ये अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O3 टूट के O2 जो O बनता था तो इसको ही गायब कर देते थे। जब यही गायब हो गया तो वापस मिलके क्या वापस O3 बन पाएगा? नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता था, खाली नेसेंट ऑक्सीजन रह जाता था और O2 गायब हो जाता था। उसकी वजह से क्या होगा, ओजोन के अंदर बीच में जहां से ये O2 उड़ता जाएगा वहां ओजोन भी तो नहीं बन पाएगा वापस। जब नहीं बन पाएगा तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या ही कर लेगा, सनलाइट नीचे आएगी और जैसे ही नीचे आएगी स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिसीज। तू बता ले, ग्लोबल वार्मिंग गलत बोल रहा है, सुन ले। स्किन डिसीज, स्किन कैंसर, इरिटेशन इन स्किन, आई के अंदर कैटरेक्ट होना, ये सब कॉजेस थे। ग्लोबल वार्मिंग इससे नहीं होती, ठीक है। नहीं समझाता हूं, ठीक है। आओ इधर देखो, ये सब चीज समझ आई। कैटरेक्ट बेटा ह्यूमन आई के अंदर पढ़ा दिया मैंने, ह्यूमन आई, ठीक है। उसके अंदर पता था मिल्की लेयर बनती है आपके सामने, हाँ मोतियाबिंद, हिंदी में लिख के आएगा मोतियाबिंद। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसे कैटरेक्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? डन। एनी हाउ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चले आगे। अब वापिस आएगी, तो डिप्लीशन की बात हुई, फिर डिप्लीट हो गई, छेद हो गए, उसकी वजह से क्या क्या होगा, सॉइल इरोजन भी होती थी। जो फील्ड है वहाँ पे अगर मान ले खेत हैं तो खेत भी खराब हो जाएंगे। जिस जिस स्पेसिफिक जगह ये सब काम हुआ वहाँ के तो मतलब लोगों का रहना दूभर हो गया, ठीक है, वहाँ लोग रह ही नहीं सकते। तो अभी क्या हुआ, थोड़ा समय हम लोगों ने एनवायरमेंट को उसके हाल पे छोड़ा, 2-3 महीने, ठीक है। जीरो एमिशन पे चले गए थे हम लोग, लॉकडाउन था, पूरा वर्ल्ड ही लॉक था एकदम। जब सारा वर्ल्ड ही लॉक होगा तो इंडस्ट्री भी क्या थी, लॉक थी, ठीक है। जब इंडस्ट्री लॉक हो गई तो कोई गैस रिलीज होगी ऊपर हवा में। कार्बन का कंडीशन, एमिशन कितना गया, डाउन गया, हार्मफुल गैसेस डाउन गई। जब ये सब चीजें चल ही नहीं रही थी तो सबके सब क्या हो गए, सेफ हो गया, और इसने अपने आप को रिप्लेनिश करा वापस, ठीक है। जो ऑक्सीजन इसको कम पड़ रहे थे इसने वापस रिप्लेनिश किया और ओजोन लेयर को वापस ढक गया। अभी नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोगों ने ना, गवर्नमेंट ने हमारी पॉलिसीज बना ली हैं कि कार्बन एमिशन नॉर्म्स बनाए हैं अब, ठीक है। उस नॉर्म्स के हिसाब से जिस तरीके से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, हर एक इंडस्ट्री को एक टाइम पीरियड दिया है कि आने वाले 5 साल में आप लोग 0% एमिशन में जाओगे कार्बन के, आने वाले 10 साल में आप 10% तक ही कार्बन एमिट करोगे, आने वाले 3 साल में आप कार्बन 0 कर दोगे। कार इंडस्ट्रीज को बोल दिया गया 2030 तक आपको फुली इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होना है, 25 तक ऐसे बोला है। 30 तक उन्होंने बोला कि अगर हम इलेक्ट्रिक में नहीं हुए तो हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन यूज़ किया तब भी कार्बन नहीं निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज
जैसे कि रोड मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं या बड़े बड़े अप्लायंसेस बनते हैं, उस इंडस्ट्रीज के अंदर भी गवर्नमेंट ने उनको स्पेसिफिकली बोल दिया इंडिया में रहना है, काम करना है तो अपने आप को बदलो। कैसे बदलो? वो पहले कोयला जला के भट्टी जलाते थे, फर्नेस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और उस फर्नेस के अंदर लोहे को गर्म करके उसका कुछ बनाते थे, कुछ करते थे, तो उनको बोल दिया कि कोयला नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसे नहीं आज मना कर दिया, बोला अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लो, आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर हम लोग आपको कोयला 0% देंगे, क्योंकि हमारे पास ही नहीं होगा, हम देंगे किसको। अभी आता ना खाली हमारे पास 10 दिन का कोयला बचा है, कभी सुनने में आया न्यूज़ में? तुम पढ़ते कहाँ न्यूज़? इंस्टाग्राम पे न्यूज़ सुनाती है, हुई थी पीछे शॉर्टेज हुई थी कि अब लाइट नहीं आएगी, तो लाइट कहाँ से आ गई वापस? ठीक है, तो भाई खरीदा, ये दिक्कत है। हम लोग थर्मल पावर प्लांट पे चलते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट मतलब कोयले को जला के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म कर रहा है। तो इसीलिए धीरे धीरे करके हम लोग अपना पावर प्लांट जो या तो न्यूक्लियर पावर प्लांट करेंगे या हाइड्रोजन पावर प्लांट करेंगे, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली हम लोग जीरो एमिशन पे पहुंचेंगे। और जब जीरो एमिशन होगा कार्बन निकलेगा ही नहीं। जैसे हमने धीरे धीरे CFC को गायब कर दिया, वैसे ही हम कार्बन को भी गायब कर देंगे। जब कार्बन गायब हो जाएगा, सल्फर गायब हो जाएगा, नाइट्रोजन गायब हो जाएगा, तो हमारा जो इन्वायरमेंट जो इतना चल रहा है पोल्यूटेड, 300 AQI, 340, 370 AQI, तो वो AQI आ जाएगा खुद ब खुद 100 पे स्टेबल हो जाएगा। मतलब आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर आप लोग वापस से अपनी सही सांस ले पाओगे। अब ये तो नहीं हो पाएगा, इमीडिएट इफेक्ट नहीं हो सकता। यही सेम गवर्नमेंट अब 5 साल रहेगी, ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रेशर कंटेन करा है अपने जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनको दे दिया गया और वो लोग लग चुके हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी इन सब कामों में, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अपने आप को चेंज कर लेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देख हम लोगों को तो ये लगता है हमारी गाड़ी से ही सारा धुआं निकल रहा है, नहीं है, हमारी गाड़ी तो कुछ भी नहीं है। चल ठीक है, माना कि 0.0000001% निकल ही रहा है, और हमारे जैसे पूरे के पूरे 2 से 3 करोड़ डेलियंस को मिला लिया जाए तो भी बहुत सारा होता है। और दिल्ली की तो वैसे भी रेशियो जो चल रही है वो 35% रेशियो है, मतलब 35% लोगों के पास अपनी पर्सनल कार है, समझ रहा है। वैसे 25 है, वैसे 35 मानता हूँ क्योंकि डाटा पुराना है, तो 25% लोगों के पास अपनी पर्सनल कार है। अब कार है तो एमिशन ज़्यादा है, कार एक छोटी सी चीज़ है, पेट्रोल बाइक भी होगी, स्कूटी भी होगी, है ना, तो वो सब चीज़ें निकाल रही हैं। हाँ स्कूटर, चेतक, हाँ होगा, क्लियर है बेटा। न्यू चेतक आया, वो 0 एमिशन पे चलता है, क्लियर है, ओके। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोगों को हमारे एनवायरनमेंट में क्लीन करने के लिए हम लोगों का मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाती है और मेंटल लेवल बढ़ाती है ये चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर आपका खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। अब आती है और भी मजेदार चीज इस चैप्टर की, ठीक है, वो है कि जो कूड़ा निकल रहा है हम लोगों का, चाहे वो इंडस्ट्री से निकल रहा हो, चाहे हमारे घरों से निकल रहा हो, हम उसको कैसे मैनेज करें। देख कूड़ा एक सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे दिल्ली में, तो वो भी बड़ा है क्योंकि हमने बहुत बड़ा सा पहाड़ बनाया उसका, ठीक है। सुनो मेरी बात, कम बोलो ज्यादा सुनो। अब उस पहाड़ को पिछले 15-20 साल से हम और ऊंचा कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम रिमेन सेम। पता है तेरे को सारा? तो अब उसको ये बता कि गवर्नमेंट पिछले 2.5 साल से उसके ऊपर क्या कर रही है। नहीं कर रही है, अब तू बताएगा, नहीं पता तेरे को? अरे ये वाला बता है। अब सुनो फिर, कम कर रही है ना, कैसे कम कर रही है, उन्होंने क्या क्या किया बेटा सुनना। मेट्रो को सीधे सीधे में बोला जहां जहां तेरी पार्किंग है, ठीक है, आप ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके आते हो अपनी पार्किंग को, और 10 फीट 15 फीट नीचे से ऊपर लेके आ रहे हो, तो उसके अंदर क्या भरोगे? कहते मिट्टी। कहां से लाएगा मिट्टी? गवर्नमेंट कहती कहां से लाएगा मिट्टी, कौन देगा तेरे को मिट्टी इतनी? अरे कूड़ा भर उसके अंदर। कह रहे कूड़ा, हाँ। अब प्लास्टिक भर उसके अंदर, कह रहे मेल्ट करके, नहीं। अब ये कूड़ा प्लास्टिक वाला आएगा कहां से, ये कह रहा है, समझाता हूँ। देख न्यू मेट्रो लाइन डल रही है, ये मेट्रो स्टेशन है, इसके साइड में पार्किंग होती है बड़ी सी, देखिए स्कूटी की या गाड़ी की, है ना। ब्लू लाइन के साथ साथ बहुत छोटी छोटी पार्किंग्स हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे पास जगह नहीं थी, ठीक है। बहुत सारी दुकानें बेची खरीदी गवर्नमेंट ने, दिल्ली DMRC ने, ठीक है, दिल्ली मेट्रो ने। लेकिन अब जो न्यू बन रही है तो वहाँ पे क्या है ना, ये पहले से ही डेप्थ में है। ये जो पार्किंग है, मान लीजिए ये रोड है, एग्जाम्पल के लिए ये रोड है, पार्किंग नीचे यहाँ पे है, ये खाली 3 फीट दिख रहा है, वो 10-10 फीट गहरा है, 15 फीट गहरा है, कैसे भरेगा? इतनी मिट्टी समझ रहा कहाँ से लाएगा?
पहले किसी को इतना खाली करेगा फिर यहाँ भरेगा, फिर क्या फायदा होगा एनवायरमेंट का। तो अब क्या करा गवर्नमेंट ने कि वहाँ पे ना सेपरेशन मैकेनिज्म लगा दी। जो कूड़े का पहाड़ है दिल्ली के ऊपर, उन्होंने सेपरेशन मैकेनिज्म लगाए। उसके अंदर क्या किया कि 2 तरीके के कूड़े होते हैं, ठीक है, 2, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और एक ऐसा कूड़ा जो कि वहाँ पे बहुत नॉमिनल अमाउंट में है, ठीक है, क्योंकि यहीं से कई लोग स्कैटर करके लेके जाते हैं उसको। जो कबाड़ में बेचने लायक होता है वो यहीं से बेच के चला जाता है, ठीक है ना। आजकल तुमने देखे होंगे वो आते हैं अंकल, वो रद्दी वाली नहीं, वो कूड़े की गाड़ी आ रही है ना, MCD वाली आती है, हाँ। तो ये उसको कॉम्पैक्ट करते हैं खुद अपने हैंड पे, अब फिर उसको खुद लेके जा रहे हैं। अब लेके जाते हैं स्पेशली उसी समय उसका सेग्रीगेशन पे डाल देते हैं। प्लास्टिक ऐसे एक साइड कर देंगे, लोहा लकड़ी एक साइड कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर सीमेंटेड कोई सामान है वो एक साइड हो जाएगा, और जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको एक इंसिनरेशन सेंटर में या किसी और सेंटर में फेंक दिया जाता है, जिसको 1.5 महीने के अंदर उठा के खाद बना के पैकेट पैक करके बेच दिया जाता है। प्रॉफिट भी होता है इससे। प्रॉफिट बेटा, वो जो मशीनें चल रही हैं उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ पैसे चाहिए ना, ठीक है। कुछ नहीं तो 10% तो निकलेगा। हम कह रहे हैं फ्री में ले जाए, उठा के लेके जाए यहाँ से। किसको खाद कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा? फार्मर। और जितनी सस्ती होगी उतनी ज्यादा खाद डालेगा, और खाद नहीं, किसके चक्कर में खाद डाल नहीं रहा वो, कितनी ज्यादा खाद डालनी पड़ेगी, पैसे ज्यादा लगेंगे। इससे बढ़िया ये नहीं फर्टिलाइजर केमिकल उठा के डाल दूं। अब वो क्या डालेगा? खाद डालेगा। अब वो खाद खाली नॉर्मल खाद नहीं है, वो खाद भी नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर केले का छिलका, उसके अंदर सारे छिलके अवेलेबल हैं। अब सारे छिलके अवेलेबल है तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हैं, ठीक है, सारे मिनरल, सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हैं। तो वो जब वो डालेगा तो उसकी फील्ड कैसी रहेगी? बढ़िया रहेगी। गवर्नमेंट कह रही है ले उठा, 10 रुपए में 50 किलो उठा के ले जा। गाड़ी ला, बस गाड़ी का खर्चा ही है, कितना है, समझे? तो धगाधग लाइन लगी हुई है। वरना गवर्नमेंट कहती है काम करते हैं, मैं यहाँ से ट्रेलर भर के तुम्हारे गाँव भेजता हूँ, जिसने खरीदना हो वहां से ले लेना, समझ रहा है? और जो ये कूड़ा बचा इसका सिर पे मारेंगे। लोहा बेच दिया कबाड़ी को, ले जा भाई। अब आई प्लास्टिक की बारी। प्लास्टिक जो था, जो बिकने लायक था, उसको बेच दिया। लेकिन जो नहीं बिक पा रहा, लाइक पॉलीइथीन, ठीक है, जिसको जलाने से ज्यादा केमिकल रिलीज होता है एनवायरमेंट में। हमें एनवायरमेंट सारे बचाने हैं, लैंड भी बचानी है, एयर भी बचाना है, वाटर भी बचाना है। गवर्नमेंट है, वो घर नहीं है कि अपना घर साफ किया, साथ वाले का गंदा। अब वो क्या करे? उसके बाद 2 से 3 तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन आज की डेट में उनके पास एक सबसे बढ़िया तरीका चल रहा है, लैंडफिल। जबकि पहले की डेट में ये तरीका कभी था ही नहीं, और आपकी बुक में ये तरीका कभी लिखा ही नहीं था लैंडफिल। लैंडफिल हम लोग पहले करते थे किसकी पता है? मैन्योर वाली सब्सटेंसेस की, कैसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की लैंडफिल होती थी, ठीक है। तो उस पर मैं आता हूँ। पहले बात करते हैं प्लास्टिक की। तो उस प्लास्टिक से आज की डेट में रोड बनाने के काम कर रहे हैं, ठीक है। रोड के साथ जो टारकोल डलता है उसके साथ इसको डाल देते, वो मेल्ट होकर रोड की क्वालिटी और एनहेंस होकर आ रही है। मैकेनिक्स काम किया गया इसके ऊपर, ठीक है ना। तो उससे क्या हुई? रोड भी एनहेंस हुई, और जो इतनी सारी मिट्टी डलनी थी वो क्या डाल दिया हम लोगों ने? प्लास्टिक भर दिया। कूड़ा कहीं ना कहीं तो खत्म करना है। अब धीरे धीरे जो कूड़ा आ रहा है, ठीक है, उसको बाद में मैनेज करेंगे। जो पहले भरा हुआ उसको तो कहीं ना कहीं गायब करें, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? तो इसके लिए ये तो आज की बात होगी, लेकिन हमारी बुक में क्या क्या लिखा है उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहला है इंसिनरेशन, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग कहीं डाल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इंसिनरेशन क्या है? कह रहा बर्निंग ऑफ वेस्ट ऑन हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश इज कॉल्ड इंसिनरेशन। मतलब कि किसी भी ट्रैश को, एक ऐसा ट्रैश जिसको हम कहीं गाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हाई टेम्परेचर में रखते हैं, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है और छोटा सा हो जाता है और कम हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसिनरेशन, वो ऐश बन जाती है। सेकेंड इज ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग क्या है? अ कन्वेंशनल मेथड इन विच द सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड इन सिलेक्टेड एरिया ऑफ अ टाउन, ठीक है। जैसे पहले खड्डा था, उसमें हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस डालने शुरू कर दिए, ठीक है, और उसके बाद उसको बंद कर दिया। फिर वापस खोद के निकालेंगे तो उसके अंदर से खाद निकलेगी। डाला गया था कूड़ा, निकल क्या रहा है? खाद। लैंड फिलिंग भी एकदम सेम ही है। ओपन डंपिंग में थोड़ा सा कि ओपन रखते थे, फिर नीचे वाला निकाल के यूज करते थे, ठीक है। लैंड फिल में क्या है? बंद करा, कवर कर दिया, 10 महीने बाद निकालेंगे, अच्छी खाद निकलेगी। उसके ऊपर है कंपोस्टिंग, तो आप लोगों को पता है कंपोस्ट बनाना। रिसाइकलिंग आपको पता है, ठीक है। मान लें अगर बढ़िया प्लास्टिक है तो उसको रिसाइकलिंग के लिए डाल देंगे। रीयूज,
कई ऐसी चीजें जो आप लोग रीयूज कर सकते हो, आप उसको रीयूज प्लास्टिक करो। बॉटल्स। प्लास्टिक बोतल को रीयूज मत करो, वो ठीक भी है। हम- रीयूज आप उसको करो जो होने लायक हो। जैसे कि ग्लास की बॉटल्स जो होती हैं, वैसे तो कंपनीज ने ग्लास बॉटल्स देना बहुत कम कर दिया, लेकिन जो जो कंपनी ग्लास बॉटल्स देती है आप उसको यूज करो, ठीक है ना। रीयूज करो, पहले उसने यूज करी आपको सब्सटेंस डाल के देने के लिए, अब आप उसके अंदर किसी चीज को स्टोर करके रख सकते हो, वो 0% हार्म करता है आपकी सब्सटेंस को, 0% कोई हार्म नहीं है उसका। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा ओवर होता है।